हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू AR स्टडी क्लासेस। जैसा हमारा CUET का बैच चल रहा है जिसमें हम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो आज हमारा ये 8वां लेक्चर है जिसमें हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ठीक, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन समझिए, आज से आपका जो भी चैप्टर आएगा वो हर चैप्टर इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, जिसमें आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन एक चलिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक, समझ एकदम मान के चलिए 2 से 3 प्लस क्वेश्चन इसमें कंफर्म है। ठीक, 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म 100% है। ठीक, तो ये चैप्टर सीरियस लेके पढ़िएगा, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी जब अगला लेक्चर आएगा तो उसमें हम क्वेश्चन भी दिखाएंगे किस तरह इसमें से पूछा गया था। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक, तो मान के चलिए आज हम अगर टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं तो ये 3 टॉपिक्स अभी टॉपिक्स तो बहुत है इसमें, तो इसलिए जो जो हम पढ़ाते जा रहे हैं उसमें लिखवाते जाएंगे कौन कौन से टॉपिक्स आज हम पढ़ेंगे। ठीक, तो आज मैं पढ़ने वाला हूँ, पहले बताऊँगा आइसोमेट्रिक क्या है, उसके बाद आइसोमेट्रिक स्केल। इसमें ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आइसोमेट्रिक स्केल। ठीक, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन बनेगा, लेकिन इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं तो ये आप सीरियस लेके ज़्यादा पढ़िए। ये भी सब इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट की तरह पढ़िए, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्योंकि इसमें से प्रीवियस ईयर में काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं हमारा आइसोमेट्रिक क्या है। तो हमारा ये पार्ट फर्स्ट है और आज हम देखने वाले हैं पहला टॉपिक आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या है, ठीक, एक बेसिक बता दें। देखिए, अगर आप कोई 3D वस्तु देख रहे हैं उसे 2D डायमेंशन में अगर ड्रा करना है तो उससे हम आइसोमेट्रिक कहते हैं। ठीक, तो इसका यही डिफिनीशन में बनता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इज अ मेथड फॉर विजुअलाई रिप्रेजेंटेटिंग 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट। ठीक, मतलब अगर आपको जो विजुअल होता है 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हम जो देखते हैं वो क्या 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट रहता है। जैसे आपको ये घर दिख रहा है, ठीक, ये एक 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट हो गया। अगर हमें इसे 2 डायमेंशन में करना है तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में तो उसे जिसका प्रयोग किया जाता है वही हमारा क्या कहलाता है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ठीक, तो ये समझ में आ गया। अब देखिए अगला एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है, ये क्वेश्चन बनता है, ये ध्यान रखिए। अब क्या कह रहा है, इट एन एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन इन विच 3 कोऑर्डिनेट एक्सेस अपीयर इक्वल। देखिए अगर आपका आइसोमेट्रिक जैसे कि हमने बताया था 3 प्रकार के होते हैं, जैसे यहाँ फिगर आप दिखाएं, ये देखिए हमने प्रीवियस में जब डिस्क्राइब कर रहे थे प्रोजेक्शन को तो वहाँ हमने बताया था कि आपका आइसोमेट्रिक जो होता है 3 प्रकार का होता है, ट्राइमेट्रिक, डायमेट्रिक, आइसोमेट्रिक। ठीक, तो आपका जो आइसोमेट्रिक होता है इसे एक्सोनोमेट्रिक के प्रकार भी कहा जाता है। ठीक, देखिए टाइप्स ऑफ एक्सोनोमेट्रिक, ये क्या होता है, प्रकार होता है आइसोमेट्रिक एक इसमें। ठीक, तो वही कह रहा है यहाँ, क्या कह रहा है, इट इज एन एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ठीक, इन विच 3 कोऑर्डिनेट्स अपीयर आर इक्वली फॉर सर्टेन एंड एंगल बिटवीन। मतलब तीनों a बराबर b बराबर 3, इसके जो लेंथ हो तीनों इक्वल हो और इसका जो ये एंगल बने बिटवीन, ठीक, ये 120 डिग्री बने, तब हमारा आइसोमेट्रिक कहलाता है। देखिए यहाँ अगर एक्सोनोमेट्रिक प्रकार में देखेंगे तो ये डायमेट्रिक होगा, ये ट्राइमेट्रिक होगा, लेकिन ये आइसोमेट्रिक रहता है कब, जब ये तीनों एंगल बराबर रहते हैं। ठीक, अगर इसमें से एक बराबर नहीं रहता है, जैसे ए डज नॉट बराबर बी और ये बी बराबर सी, मतलब एक भुजा बराबर है दो नहीं बराबर है, तो वो डायमेट्रिक हो जाएगा। अगर तीनों नहीं बराबर है तो वो ट्राइमेट्रिक, लेकिन अगर तीनों बराबर है तो वो आइसोमेट्रिक। तो ये भी एक जान लीजिए कि तीनों एंगल बराबर होने चाहिए और तीनों लाइन ये, ठीक, ये अगर ए बी सी माने तो ये तीनों बराबर होने चाहिए। चलिए आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। और ये 120 डिग्री वाला क्वेश्चन बनते हैं कि उनके कोनों पे यहाँ ऐसे मतलब देगा, एक क्यूब के मतलब यहाँ पर कितने एंगल बनते हैं तो 120 डिग्री। और ये जानते हैं जब हम आइसोमेट्रिक बनाते हैं हॉरिजॉन्टल एंगल से जो रहता है आपको हॉरिजॉन्टल एंगल से 30 डिग्री पर बनता है इस तरह। ठीक, तो यहाँ पर अगर यहाँ बनाए तो ये कितना बनेगा, ये 30 डिग्री यहाँ बनेगा। ठीक, यहाँ और यहाँ तब कितना बनेगा, ये बाकी बनेगा 60 डिग्री। ठीक, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। जैसे इसे अगर हम क्यूब में कन्वर्ट करें तो यहाँ 30 बना तो यहाँ कितना बनेगा, ये 60। ठीक, तो इस तरह यहाँ 60 बनता है, यहाँ 30 डिग्री बनता है। आगे ये एंगल्स से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन आप समझिएगा। ठीक, और इस तरह यहाँ पर अगर यहाँ पर हम क्यूब को ड्रा करें इस तरह,
देखिए यहाँ क्यूब बन गया, तो यहाँ पर जो ये एंगल बन रहा है ये कितने 120 डिग्री का, ये यहाँ कितना बनेगा 60 डिग्री, ठीक, और यहाँ 30 डिग्री। इस तरह यहाँ ध्यान रखिए, ये एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसमें से क्वेश्चन काफ़ी बनेगा, तो ये आप समझिएगा, ठीक। चलिए अब अगला देखते हैं। ये आप प्रकार देख लिए कि ये एक्सोनोमेट्रिक का एक प्रकार होता है आइसोमेट्रिक, जिसमें तीनों एंगल और तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। एंगल कितना बनता है 120 डिग्री, ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, आइसोमेट्रिक स्केल, ठीक। अब देखिए आइसोमेट्रिक स्केल क्या होता है, जैसे आप रियल लाइफ में जो स्केल यूज करते हैं उसे हम ट्रू लेंथ कहते हैं या ट्रू स्केल, जो आप वास्तविक मेजर कर रहे हैं, जितना मेजरमेंट है उतना। लेकिन अगर हमें उसी को ड्रा करना है छोटा में, तो जैसे बड़ी स्केल है उसको अगर हम फॉर सर्टेन मतलब छोटा करते हैं, तो वहाँ हम आइसोमेट्रिक का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपका 10 मीटर है, इसको हमें ड्रा करना है तो आइसोमेट्रिक में, तो ये कुछ कम हो जाएगा, जैसे मान के चलिए 9.81 या 7 हो सकता है, इसका एक एक्चुअल मान निकल के आता है, वही यूज होता है। क्या होता है कि अगर हमें आइसोमेट्रिक में कन्वर्ट करना है तो इसी में मल्टीप्लाई किया जाता है। आइसोमेट्रिक स्केल इक्वल टू 0.816 इंटू एक्चुअल स्केल। अभी हम ये प्रूव करेंगे, यही आपका आता है मोस्ट, यही इक्वेशन यूज करके काफ़ी क्वेश्चन बने हैं, ठीक। तो यही हमारा आइसोमेट्रिक स्केल होता है। कोई भी बड़ी लंबी अगर मतलब स्केल है उसको हम आइसोमेट्रिक में कन्वर्ट करते हैं तो वो अपने एक्चुअल मान से कम हो जाती है, उसे ही आइसोमेट्रिक स्केल कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है, the isometric scale is used to measure the for certain length of the dimension of any object to draw in isometric scale, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ठीक। मतलब कि अगर हमें ड्रा करना है फॉर सर्टेन मतलब छोटी लेंथ में, तो हम वहाँ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का यूज करते हैं। जैसे यहाँ देखिए एक फिगर बना हुआ है, अब देखिए यहाँ पर ये दिखा रहा है क्या ट्रू लेंथ, यहाँ देखिए लिखा ट्रू लेंथ मतलब जो उसकी एक्चुअल वैल्यू मतलब 70 mm है, कितनी 70 mm। लेकिन अगर हम उसे आइसोमेट्रिक लेंथ में कर रहे हैं तो वो देखिए छोटा हो जा रहा है, 0 का यहाँ 10 का 10 डैश हो जाएगा, ठीक, 20 का 20 डैश, मतलब क्या कुछ कम हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करिएगा, अगर 70 में 0.816 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए छोटा हो जाएगा, कितना छोटा हो जाएगा देखिए हम करके बता रहे, 70 इंटू 0.816 आपका आएगा 57.12, ठीक। आप करके देखिए छोटा हो जा रहा है, 13 mm छोटा हो जा रहा है, ठीक। इस प्रकार हम इसमें क्या छोटी वैल्यू बना देते हैं आइसोमेट्रिक में, ठीक। तो यही हम ज्ञात करते हैं। चलिए देखते हैं, प्रूफ कर रहे हैं इस फार्मूले को। तो अगर हम इसे प्रूफ करें, देखिए कि हमारा ये स्केल कैसे आ रहा है। तो यहाँ आपको ये त्रिभुज दिख रहा होगा, देखिए यहाँ आपको ये एंगल दिख रहा होगा, ठीक। तो ये एंगल यहाँ हमने लिखा PMQ, यहाँ देखिए P, यहाँ M, यहाँ Q। ये त्रिभुज में देखें तो यहाँ एंगल हमारा कितना बना रहा है 45 डिग्री का, ठीक। यहाँ देखिए 45 डिग्री लिखा हुआ है, तो ये एंगल हमारा कितना 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अगर हम इसमें कॉस लगा दें, कॉस इक्वल टू क्या होता है आपको ये फार्मूला मालूम होगा, लाल बटे कक्का, ठीक। तो क्या होगा आधार बटे कर्ण, ठीक। तो कॉस इक्वल टू क्या लगा दे आधार बटे कर्ण। तो आधार इसमें क्या है PQ, ठीक, यहाँ Q है तो PQ, यहाँ देखिए PQ बटे कर्ण क्या है PM, ठीक। तो PQ बटे PM। अब हमारा यहाँ जान लीजिए PM क्या होता है एक्चुअल स्केल मतलब ट्रू लेंथ जो है, ठीक। और ये क्या है आइसोमेट्रिक स्केल, ये ध्यान रखिए अभी आगे काम आएगा। अब देखिए cos 45 डिग्री इंटू PM बराबर PQ कैसे हुआ, अगर हम PM को इधर भेज दें, जो हमारा ये PM की वैल्यू है इधर भेजे तो एक इक्वेशन मिलती है PQ बराबर cos 45 डिग्री इंटू PM, ठीक। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा, ठीक। अब देखिए सेम एज अगर हम त्रिभुज PAQ में देखें, अब यहाँ अगर हम छोटे वाले त्रिभुज में देखें, इस वाले त्रिभुज में, तो यहाँ एंगल कितना 30 डिग्री का बनता है, ठीक। तो अगर हम इसमें cos 30 डिग्री लगा दें तो वही सेम क्या होगा आधार बटे कर्ण। आधार इसमें कितना है PQ ही रहेगा और कर्ण कितना है PA, ठीक। तो PQ बटे PA। अब इधर इसको भेजेंगे, ये PA को उधर भेज दिए, ठीक। तो क्या हो गया cos 30 डिग्री इंटू PA बराबर क्या मिल गया हमें PQ। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक।
अगर इसमें देखें तो पी क्यू हमारा इक्वल है, तो कंपेयर टू इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड करने पर पी क्यू दोनों बराबर हैं, तो बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि cos 45 डिग्री पी एम बराबर cos 30 डिग्री पी ए। ठीक, अब देखिए आपको अब यहाँ से इंटरेस्टिंग, पी एम बराबर हमारा क्या है, एक्चुअल स्केल, और क्या पी ए बराबर क्या हमारा आइसोमेट्रिक स्केल। तो हमें अगर निकालें cos 45 डिग्री और cos 30 डिग्री इधर भेजे, तो cos 45 डिग्री अपॉन क्या हो जाएगा, cos 30 डिग्री बराबर पी ए बटे पी एम हो जाएगा। ठीक, अब हमारा यहाँ से इसे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका निकल के क्या आएगा, 0.816 निकल के आएगा। ठीक, क्या निकल के आता है, 0.816। अब देखिए अगर पी ए बटे पी एम बराबर लिखें तो हमारा क्या क्या रहता है, पी ए बटे पी एम बराबर, यहाँ हमने लिखा है पी एम बराबर एक्चुअल स्केल, पी ए बराबर आइसोमेट्रिक स्केल। अगर हम पी एम को इधर भेजें तो 0.816 इंटू पी एम बराबर पी ए। अब पी एम हमारा क्या था, एक्चुअल स्केल, तो 0.816 इंटू मेन स्केल या एक्चुअल स्केल जो भी लिख सकते हैं, सब वही रहता है, मेन स्केल, एक्चुअल स्केल, ट्रू लेंथ, सब वही। ठीक, तो 0.816 इंटू मेन स्केल बराबर आइसोमेट्रिक स्केल। अगर ना समझ में आए तो इतना रट लीजिए, ये इसलिए बताए हैं क्यों, क्योंकि आपको ध्यान रहे। अगर नहीं निकाल पाते हैं तो ये फिगर से आप ऐसे ध्यान रख के 30 एंगल 40 एंगल कॉस लगा के आप निकाल सकते हैं। ठीक, मेन फार्मूला आपका ये है। ठीक, डेरिवेशन इसलिए कराए हैं क्योंकि आपको ध्यान रहे कैसे आता है। ठीक, चलिए अब देखते हैं, और ये ध्यान रखिए ये फार्मूले का काफ़ी यूज होगा, काफ़ी क्वेश्चन एमसीक्यू में आएंगे, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमने नोट पॉइंट पे भी लिखा दिया है कि आइसोमेट्रिक स्केल इक्वल टू क्या होता है, 0.816 इंटू एक्चुअल स्केल। ठीक, और एक अगर और पूछ सकता है कि आइसोमेट्रिक स्केल इंटू एक्चुअल स्केल इंटू ये आपका है 2/3 के पावर 1/2, मतलब √2/√3 इसे कह सकते हैं। ठीक, उसमें टाइपिंग में हो नहीं रहा था इसलिए इस तरह लिख दिए हैं, लेकिन ऐसे आ सकता है √2/√3, ये करके आया है इसीलिए इसे लिखे, तो इस तरह आ सकता है। अब ये कैसे आया, cos 45/cos 30, रुकिए क्लियर कर दें। यहाँ पर अगर आप करेंगे इसको तो cos 45 डिग्री अपॉन cos 30 डिग्री इसका मान होता है, cos 45 का मान √2, cos 30 का मान √3। ठीक, तो यही मान रखता है। ठीक, तो इससे भी आता है ये, इसका जब आप कैलकुलेट करते हैं तो 0.816 आता है। ठीक, चलिए ये दोनों आप ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी बार पूछ सकता है, पूछा है ये काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक, तो ये दोनों फार्मूले आप लर्न कर लीजिएगा, अगर डेरिवेशन नहीं आया तो लर्न कर लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक पे। अगला हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ा होगा, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बराबर क्या होता है कि डिस्टेंस पे जो डिस्टेंस ऑन मैप अपॉन एक्चुअल लेंथ। ठीक, तो सेम प्रोसेस अगर हम देखें यही हम इसमें भी कर रहे हैं, क्या कि बड़ी वाली वैल्यू को छोटा कर रहे हैं, तो इसमें क्या आइसोमेट्रिक लेंथ क्या हो रहा है हमारा, छोटी वैल्यू, मतलब मैप पे जो लिया जा रहा है एक्चुअल लेंथ बराबर क्या होता है वही। ठीक, क्या मतलब जो रियल वाली वैल्यू होती है, सेम उसी तरह हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में भी इसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि आइसोमेट्रिक लेंथ मतलब जो छोटी वैल्यू हमारी क्या होती है, ये आइसोमेट्रिक लेंथ, बड़ी वैल्यू क्या होती है एक्चुअल लेंथ। तो इस तरह आर एफ होता है, आर एफ आपने पढ़ा होगा, डिस्टेंस ऑन मैप अपॉन एक्चुअल लेंथ। ठीक, तो इसी तरह इसे कन्वर्ट करेंगे तो इसका मान सेम वही आता है 0.816, लेकिन कभी कभी ऐसे आर एफ में भी पूछ लेगा तो इसमें कन्फ्यूजन मत रखिएगा। ठीक, तो क्या होता है 0.816 ही होता है। ठीक, तो ये ऐसे लिख के आ सकता है आर रेशियो ऑफ ISO, मतलब ऐसे लिखता है ISO मतलब आइसोमेट्रिक। ठीक, तो चलिए ये भी क्लियर हो गया। तो आई थिंक्स आज के लिए इतना ही, और ये हमारा पूरा कंप्लीट हुआ। जो बेसिक्स थे 2-3, ये डेरिवेशन आप ध्यान रखिएगा, इससे मतलब आता है क्वेश्चन, हमेशा आए हैं 1-2, काफ़ी मतलब कन्वर्टिंग क्वेश्चन आता है, जैसे कि अगर मान दे के पूछता है, जब आप MCQ करेंगे तब आपको इसकी महत्व मालूम चलेगा, इसलिए इसे एक लेक्चर में कराएं। और ये RF वाला भी आया है इसलिए एक पॉइंट पे करके इन दोनों को बताए हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। तो अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।